हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, होम साइंस का हम लोग इसके पहले प्रोटीन देख चुके। कई एमसीक्यू 125 सीरीज, 50 सीरीज, इस तरीके से करके 100 सीरीज क्वेश्चन पेपर भी देख चुके। इसी क्रम में हम लोग क्या देखे थे? प्रोटीन देखे, कार्बोहाइड्रेट देखे, फैट देखे। अब क्या है? मिनरल्स है। ये पोषक तत्वों का क्रम चल रहा है, उसमें से क्या है? मिनरल्स है। मिनरल्स में क्या है? खनिज तत्व भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इनसे ऊर्जा तो नहीं मिलती, बल्कि शरीर की अनेक मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। साथ ही साथ कई पदार्थों के संयोजन में भाग लेते हैं। खनिज तत्व आयनों के रूप में शरीर के ठोस भाग का लगभग 4 से 5% बनाते हैं। ठीक, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए लगभग 24 प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। जंतु इन्हें केवल पौधे से ही प्राप्त करते हैं। किंतु इन्हें केवल पौधे से ही प्राप्त सही है क्या? जंतु के लिए दे रहा है। जंतु केवल इन्हें किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक, अब क्या है? शरीर में विद्यमान खनिज लवणों की मात्रा सांद्रता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। खनिज तत्वों का वर्गीकरण। ठीक, मिनरल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ मिनरल्स। ठीक, अब क्या है? एक तो मुख्य है यानी मेजर मिनरल एलिमेंट्स, और एक क्या है? ट्रेस मिनरल एलिमेंट्स यानी गौण खनिज तत्व। ठीक, मुख्य मतलब जो मेन होता है। ठीक, और कुछ क्या होते हैं? गौण होते हैं। मेन में क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस, पी से फास्फोरस होता ना कि एफ से। ठीक, पोटास भी पी से नहीं होता, के से होता है। ठीक, सल्फर एस से डिनोट किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का Na, क्लोरीन Cl, मैग्नीशियम Mg। अब क्या है? अब ट्रेस कौन कौन से हैं? लोहा यानी Fe, मैग्नीज यानी Mn, और अगर Mg दे दे तो मैग्नीशियम है। तांबा Cu यानी कॉपर, कोबाल्ट Cu, एल्युमिनियम Al, सेलेनियम Fe, जिंक, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्रोमियम। ये सब क्या है? बहुत सूक्ष्म मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है। क्रोमियम, कैडमियम, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, निकिल, वेनेडियम। ये क्या है? ये ट्रेस एलिमेंट है। ठीक, और ये क्या है? ये मेजर हैं, यानी ये कंपलसरी हैं। ज़रूरत तो इनकी भी है, लेकिन क्या है? बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही हल्का सा जरा सा इनकी उससे क्या होती है? कमी पूरी हो जाती है। ठीक, अब क्या है? मुख्य खनिज तत्व में कौन है? कैल्शियम है। ठीक, हम लोग कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कैल्शियम? कैल्शियम की ज़रूरत क्या है? कमी क्या है? सब विस्तार से दिया है। कैल्शियम जिसे Ca से डिनोट करते हैं, ये दूध, पनीर, दही, हरी सब्जियां, अंडा, फलियां, अनाज आदि में पाया जाता है। कैल्शियम धातु और हड्डियों की रचना, रुधिर स्कंदन तथा तंत्रिकाओं या पेशियों के कार्य में भाग लेता है। सभी खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा शरीर में सर्वाधिक होती है। कैल्शियम की कमी से दांत व हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं। इसकी कमी से शरीर दुर्बल हो जाता है, जिससे पेशियां संकुचन रुक जाती हैं। ठीक, क्या है? पेशी संकुचन रुक जाती हैं। अरे भाई, कुछ भी हो जाता है। अब क्या है? फास्फोरस जिसे पी से डिनोट करते हैं। ठीक, क्या है? ये दूध, मांस, अनाज आदि में पाया जाता है। फास्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना में अम्ल क्षार संतुलन में भाग लेता है। ठीक, देखिए फास्फोरस क्या क्या करता है? हड्डियों की रचना में, पहले जान लीजिए, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस तीनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। ये दांतों के लिए और हड्डियों के लिए तीनों एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। ठीक, अम्ल व क्षार संतुलन में भाग लेते हैं। यह एटीपी, डीएनए, आरएनए आदि का घटक होता है। गंधक यानी सल्फर जिसे एस से डिनोट करते हैं, क्या है? ये भोजन की कई अनुबद्ध प्रोटीन में पाया जाता है। ये कई अमीनो अम्लों का घटक होता है। इसकी कमी से प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन चयापचय उपापचय की गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। पोटेशियम जिसे के से डिनोट करते हैं। ठीक, ये मांस, दूध, अंडा, फल, अनाज, सब्जियों आदि में पाया जाता है। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तथा तंत्रिकाओं की कार्यकी में भाग लेता है। पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप, ठीक, यानी क्या है? लो ब्लड प्रेशर, पेशियों की दुर्बलता,
तथा अंग धातु या लकवा का खतरा हो जाता है। अब क्या है, क्लोरीन जिसे Cl से डिनोट करते हैं। खाने वाला नमक इसका मुख्य स्रोत है। क्लोरीन अम्ल क्षार संतुलन और जठर रस का मुख्य घटक होता है। इसकी कमी से भूख की कमी तथा पेशी ऐंठन आदि रोग हो जाता है। मैग्नीशियम यानी Mg, ठीक, और Mn मतलब मैग्नीज। अनाज, दाल, तेल बीज, सूखे मेवे आदि में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। यह अल्प मात्रा में दूध, मांस, मछली, अंडा, फल एवं सब्जियों में भी उपस्थित रहता है। यह मैग्नीशियम ग्लाइकोलिसिस तथा एटीपी पर आश्रित कई उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, और ग्लाइकोलिसिस क्या है, जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होना क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। आज जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, यह हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्या है, मैग्नीशियम की कमी से उपापचय की प्रतिक्रियाओं की अनियमितता से विविध तंत्रों के कार्य को प्रभावित होते हैं। अब क्या है, अब तक ये क्या था, मेन था गौण। अब क्या है, हम लोग गौण देखेंगे। मेजर देख ले, अब ट्रेस देखेंगे। आयोडीन, ठीक, ये मछली कहाँ पाई जाती है, समुद्र में, समुद्र से ही नमक निकलता है, ठीक। सी फूड्स जिसे कहते हैं, सी फिश, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, आयोडीन युक्त नमक आदि में पाया जाता है। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य घटक होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा, क्रिटिनिज्म, मैक्सिडिमा नामक रोग होते हैं। क्या क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा जिसे गलगंड कहते हैं, क्रिटिनिज्म या और मैक्सिडिमा नामक रोग होता है। अब क्या है, लोहा, Fe यानी आयरन, ठीक, ये क्या है, ये मांस, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियों आदि में पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। आयरन या हीमोग्लोबिन से छीड़ता या एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक। मौसम ख़राब है, इस वजह से जुकाम हो गया है। आप लोग के यहाँ बारिश हुई है कि नहीं, हमारे यहाँ बारिश हो रही 2 दिन से लगातार, 2 के 3 दिन से। अब क्या है, फ्लोरीन, 50-50 बांट कर पढ़ेंगे। क्या है फ्लोरीन, ये पीने वाला पानी, चाय, समुद्री भोजन आदि में पाया जाता है। फ्लोरीन हड्डियों तथा दांतों में सहायक होता है। इसकी कमी से दांत और हड्डियां दुर्बल हो जाती है। नोट, फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे दांत चितकबरे दिखाई देते हैं। किसी किसी के दांत आप लोग ध्यान से देखिएगा बहुत ही ज़्यादा वाइट होता है, जैसे लगता है कुछ भी क्या है, दूध वगैरह पिया हो तो मलाई लग गई हो, इस टाइप का होता है और बहुत घिन भी लगता है देखने में। अब क्या है, जिंक, जिंक को Zn से डिनोट करते हैं। ये अनाज, दूध, अंडा, मांस, समुद्री मछली आदि में पाए जाते हैं। जिंक जल अपघटन अर्थात पाचक एंजाइमों सहित लगभग 80 एंजाइमों का सहघटक होता है। इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, दुर्बल सूखा तंत्र एवं जनन क्षमता का क्षय हो जाता है, ठीक। अब क्या है, तांबा यानी Cu से डिनोट करते हैं। यह मांस, फलियों, हरी सब्जियों, समुद्री भोजन आदि में पाया जाता है। तांबा लौह उपापचय तथा संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से रक्तक्षीणता, संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों में दुर्बलता हो जाती है। मैग्नीज यानी Mn, ठीक, यह मेवा, अनाज, हरी सब्जियों, चाय, फल आदि में पाया जाता है। ये यूरिया संश्लेषण तथा फास्फेट समूह के स्थानांतरण से संबंधित प्रतिक्रियाओं के कुछ एंजाइमों का सहघटक होता है, ठीक। अब क्या है, अच्छा इधर अभी है, ठीक, होता है। इसके कमी से उपास्थियों तथा संयोजी ऊतकों की वृद्धि में अनियमितता हो जाती है। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिंग टिश्यू, और ये क्या है, ब्लड होता है कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक। उपास्थि क्या है, एक होता है कार्टिलेज और एक होता है, कार्टिलेज क्या है, हमारे नाक की, ये जो नाक की हड्डियाँ क्या है, कार्टिलेज की तो बनी है। क्यों, क्योंकि मुड़ जाती है, हमारे हाथ तो नहीं ऐसे मुड़ जाते हैं बीच से, कान के ये मसल से ये मुड़ जाते थे, क्या है, सब कार्टिलेज के बने हैं, उपास्थि के बने हैं, ठीक। और संयोजी ऊतक किसे कहा जा रहा है, ब्लड एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ब्लड को कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, ठीक। अब क्या है, कोबाल्ट, आई थिंक ब्राइटनेस बढ़ा लें थोड़ा है। अब क्या है, कोबाल्ट जिसे Cu कहा जाता है, ठीक। यह दूध, पनीर, मांस आदि में पाया जाता है। यह विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सारे विटामिन का रासायनिक नाम याद कर चुके हैं, और एक बार नहीं हज़ारों बार एक वीडियो में बताए हैं। ये अगर ध्यान से कोई भी वीडियो को देखता है तो उसी वीडियो भर में सारे विटामिन के नाम लर्न हो गए हैं।
जिस जो ना देखा हो जाए प्लेलिस्ट में, और विटामिन 1, 2, 3 पार्ट आया उन सबको देख डालें। विटामिन से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसकी कमी से रक्तक्षीणता या एनीमिया हो जाता है। अब क्या है सेलेनियम। सेलेनियम क्या है, ये समुद्री मछलियों वगैरह में पाया जाता है। यह मांस, अनाज, समुद्री भोजन आदि में पाया जाता है। ये कई एंजाइमों का सहघटक होता है तथा विटामिन ई का सहायक होता है। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, चलिए इसको बता दे रहे हैं। क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है, बांध्यता हो जाता है। इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। ठीक, इसकी सहायता से पेशियों की पीड़ा तथा हृदय पेशियों का क्षय हो जाता है। अब क्या है, क्रोमियम, जिसे Cr से डिनोट करते हैं। यह सब्जियों में पाया जाता है। ग्लूकोज तथा अपचयी उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से ग्लूकोज उपापचय तथा ऊर्जा उत्पादन की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। ये अनाज, फलियों, कुछ सब्जियों में पाया जाता है। ये कई एंजाइमों का सहघटक होता है। नोट, शरीर में सोडियम की कमी से मांसपेशियों में तीव्र पीड़ादायक संकुचन होने लगता है, जिससे मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। इस दशा को ऐंठन यानी क्रैम्प्स कहते हैं। ठीक, कभी कभी हाथ पैर में भी ऐंठन नहीं होने लगता, कहते क्रैम्प्स हो रहा है। ठीक, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। तांबे की अधिकता से विल्सन नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, विल्सन नामक रोग होता है। अब क्या है, मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ। ठीक, रिक्वायर्ड मिनरल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक, क्या क्या कितने मात्रा में चीज़ें होनी चाहिए। मुख्य खनिज तत्व क्या है, कैल्शियम। ठीक, दूध, पनीर, हरी सब्जी में पाया जाएगा 1.2 ग्राम। दांतों हड्डियों की रचना में, रुधिर स्कंदन में। चलिए हम लोग यहाँ से इसका प्रभाव देख लेते हैं। ठीक, क्या है, हड्डियों एवं रुधिर स्कंदन तंत्रिका पेशियों के लिए कार्य करता है। दांत और हड्डियाँ दुर्बल, शरीर वृद्धि एवं कुंठित हो जाता है। गंधक क्या है, 3 ग्राम, 3 mg। भोजन की कई अनुकूल प्रोटीन्स होते हैं। कई अमीनो अम्लों का घटक होता है। प्रोटीन्स की कमी तथा प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियाँ। अब क्या, फास्फोरस किस में पाया जाएगा, दूध, मांस, अनाज 1.2 ग्राम। दांत और हड्डियों की रचना के लिए, अम्ल क्षार संतुलन के लिए, एटीपी, डीएनए और आरएनए आदि के घटक के लिए, दांत और हड्डी शरीर वृद्धि एवं कार्य कुंठित के लिए। ठीक, ये सारी चीज़ें ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, बस इसको क्या है, डायग्राम से दे दिया है। ठीक, इसको स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि ये कई चीज़ कई बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या है, जल है। ठीक, वाटर हटा दिए क्या, हाँ ठीक, क्या है, जल। प्रत्येक मनुष्य, प्राणी और वनस्पत जगत में जल का विशेष महत्व है। जल एक ऐसी आवश्यकता है जो जीवित रहने के लिए मनुष्यों को उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अभाव का अर्थ है मनुष्य का जीवित न रहना। क्या कहते हैं, जल ही जीवन है। जीव विज्ञान के आधार पर विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि मानव का शरीर 70 से 75% भाग क्या होता है, जल का होता है। और बटे में पूछे तो 3/4 भाग क्या होता है, जल होता है। ठीक, माधुरी दीक्षित ऐड करती हैं आरओ का, आप लोग देखते हो क्या है, अगर ये एक ह्यूमन मान लिया जाए। ठीक, ह्यूमन मान लिया जाए तो यहाँ तक पूरा उनके जल भरा होता है, नीचे ये सब। ठीक, तो क्या है, भाग जल होता है। जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑक्सीजन यानी हवा के बाद मानव की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जल ही है। ठीक, ऑक्सीजन के बिना तो हम लोग 2-3 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट बहुत है। ठीक, लेकिन पानी के बिना तो लोग 24 घंटे भी रह लेते हैं, फास्ट रख लेते हैं। ठीक, तो पहले क्या है, पहले नंबर पे O2 है, ऑक्सीजन है, और दूसरे नंबर पे क्या है, H2O है, यानी जल है। ठीक, हमारे कुल शरीर के भार का 60% भाग जल होता है। देखिए यहाँ से 3 तरीके क्वेश्चन बनाना। मानव शरीर के कितने प्रतिशत भाग जल होता है, तो 70 से 75%। अगर ऐसे पूछ ले कितना बटा भाग होता है, तो 3/4 भाग जल होता है। अगर कुल भार का पूछे तो कुल भार का 60%। ठीक, अगर हम लोग कितने परसेंट के हैं, 100 किलो के हैं। ठीक, 100 किलो का 1% मानते हैं, तो उसमें से 60 किलो क्या होगा, जल होगा, 60 लीटर। और जो बचेगा 40 क्या होगा, मसल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं। शरीर में जल सभी कोशिकाओं में विद्यमान रहता है, परंतु उनका प्रतिशत शरीर के विभिन्न अंगों में भिन्न भिन्न होता है। मतलब शरीर के हर कोशिका में, हर टिश्यू में जल होता है, लेकिन मात्रा अलग होती है। आँख में थोड़ा होगा, कहीं और होगा, कहीं और। इस तरीके से क्या है, हर जगह इनका परसेंटेज अलग अलग होता है। शिशुओं और बच्चों में पानी का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। वयस्क पुरुषों में पानी का स्तर बच्चों से कम होता है। अब क्या है, वयस्क महिलाओं में
वयस्क महिलाओं में शिशुओं या पुरुषों की तुलना में पानी का प्रतिशत कम होता है। इसमें जल की मात्रा 7% होती है। जल की मात्रा 7% होती है। जल यानी H2 एवं O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। इसीलिए जल का सूत्र है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के जल बनाते हैं। ठीक, जल का सूत्र है H2O। ठीक, जल एक अकार्बनिक यौगिक है। सामान्यतः एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में जिसका भार 70 kg है तो 42 लीटर जल विद्यमान रहेगा। देखिए, अगर 70 kg का किसी का वेट है तो उसमें से कितना वाटर होगा? 42 लीटर वाटर विद्यमान होगा। ठीक, और एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए? तो 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी के लिए पूछता है कि जल का पीएच कितना है? तो 7 pH होता है। 7 क्यों होता है? क्योंकि 7 न्यूट्रल होता है। ठीक, अब जल के कार्य हम देखेंगे एक दृष्टि। ठीक, क्या है जल के कार्य? फंक्शंस ऑफ वाटर इन द बॉडी एट अ ग्लैंस। क्या है? घोलक के रूप में पौष्टिक तत्व एवं वर्ज्य पदार्थ को घोलकर। ठीक, दूसरा क्या है? शरीर के तापमान को नियत रखने, यानी पसीना के माध्यम से। किसी को भी फीवर हुआ हो, क्या होता है? सब लोग कहते हैं चद्दर उड़ा दो, लेटे रहे और उड़ा दो तो क्या होगा? पसीना निकलेगा तो शरीर ठंडा हो जाएगी। लाइट जलाने बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को मालूम है कितने बज रहे हैं रात के? वीडियो में शूट कर रही हूँ। कितने बज रहे हैं? घड़ी दिखा दूँ क्या? देखिए 11:04 हो रहे हैं। घोलक के रूप में पौष्टिक तत्वों एवं वर्ज्य पदार्थों को घोलकर। ठीक, अब क्या है? 11 बज रहे हैं। आप लोग ये सोच रहे हो 11 बजे कौन सा टाइम हुआ, मैम दिखा रही हैं। और ये भी सोचिए, मुझे 7:30 बजे अपने विद्यालय जाना रहता है और मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर विद्यालय है। अब आप सोच सकते मैं कब उठती होंगी, कब तैयार होती होंगी, कब जाती होंगी। क्या है? शरीर तापक्रम को नियत रखने के लिए पसीने के माध्यम से, स्नेहक के रूप में निर्माणात्मक कार्य के में कोशों, तंतुओं एवं ऊतकों के निर्माण में, कोशों के संरचनात्मक घटक के रूप में। ठीक, अब क्या है? शारीरिक तरलों के माध्यम के रूप में, पोषक तत्वों के स्थानांतरण, पाचन में सहायक, कोमल अंगों की सुरक्षा, हृदय मस्तिष्क फेफड़े। कोमल अंगों की सुरक्षा जल कैसे करता है? आप लोग ये सोच रहे होंगे जल कैसे करता है। अगर ये क्या है, ये कोई एक आकार है। ठीक, इसमें हम सब पानी भर दें और इस पानी में क्या है, हम कोई चीज़ रख दें तो वो बहुत सुरक्षित होगा। क्यों? क्योंकि पानी क्या है, इधर इधर दबा दोगे इधर जाएगा, इधर प्रेशर दोगे इधर आएगा, इधर दोगे इधर आएगा। तो इससे क्या, आप उसको तोड़ा फोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, जल में ही वो घुलता रहे, इधर उधर तैरता रहेगा। तो इसीलिए हमारे शरीर में मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, जितने भी नाजुक अंग होते हैं, इन सबको प्रोटेक्शन देता है। निरुपयोगी पदार्थों के निष्कासन में, निरुपयोगी मतलब जैसे पसीने के रूप में हमारे शरीर से गंदगी निकल रही है, स्टूल के माध्यम से निकल रहा है, फिर यूरिन के माध्यम से निकल रहा है, ये क्या है, आंसू के माध्यम से निकल रहा है, नाक में श्लेष्मा निकल रही, सब क्या है, ये सब जल ही तो है। पोषक तत्वों के को कोशों तक पहुंचाने में। ठीक, अब क्या है? शरीर से जल का निष्कासन। शरीर से जल का निष्कासन यानी एक्सक्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। शरीर से जल का निष्कासन निम्न प्रकार से होता है। गुर्दों से मूत्र के रूप में, गुर्दा यानी किडनी से। ठीक, त्वचा से पसीने के रूप में, बड़ी आंत से मल के रूप में यानी स्टूल के रूप में, फेफड़ों से जलवाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में। अब वाटर वेपर के रूप में कैसे? ठंडी आती है, मुंह पे हाथ लगाइए और इस तरीके से सांस लीजिए, नाक और मुंह पे हाथ रखिए, पूरा हथेली क्या होता है, पसीने से भीग जाता है, जैसे लगता है उसे पसीना हो गया। लेकिन वो ठंडियों में अक्सर होता है, क्या होता है, जलवाष्प यानी वाटर वेपर होता है। आँख से आंसू तथा नाक से रक्तस्राव के रूप में, धात्री माता के दुग्ध के रूप में। ठीक, अब क्या है? शरीर में जल संतुलन, वाटर बैलेंस इन बॉडी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरीर की पानी की प्राप्ति 3 साधनों से होती है, जैसे पीने में प्रयुक्त पानी से तथा पेय पदार्थों से, भोज्य पदार्थों में उपस्थित पानी से, शरीर में भोजन के चयापचय से, निःशुद्ध पानी से। अब क्या है? शरीर में जल की कमी का प्रभाव क्या है? शरीर में जल की कमी से निम्नांकित स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पाचक रसों में असंतुलन होना, पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर में यूरिक अम्ल, यूरिया, विष, टॉक्सिन आदि का पूर्णतः निष्कासन नहीं हो पाता है। इससे शरीर में विकार एवं रोग उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्ति अशांत एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। भूख कम लगती है। शारीरिक वजन कम हो जाता है।
शारीरिक वृद्धि प्रभावित होती है, शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है, यानी क्या है, पसीना नहीं निकलेगा तो शरीर बॉडी क्या होगी, हीट होने लगेगी। वृक्क की क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, वृक्क यानी किडनी, ठीक। रक्त की तरलता कम हो जाती है, रक्त क्या है, उसमें भी तो जल है, तो क्या है, ब्लड की तरलता यानी लिक्विडिटी कम हो जाती है, अतः परिसंचरण में बाधा उत्पन्न होती है। कोई चीज़ जो जितनी पतली रहती है उतनी स्पीड से बहती है, जो जितनी गाढ़ी थिक हो जाती है वो क्या है, उतनी धीरे धीरे बहता है, ठीक। तो ब्लड क्या है, ब्लड हमारा पतला रहेगा तभी तो आसानी से सर्कुलेट होगा, तो परिसंचरण में बाधा उत्पन्न होती है। अब क्या है, अब यहाँ से यदि शरीर में 10% जल की कमी हो जाती है तो निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जीवन रक्षक घोल निर्जलीकरण अवस्था में दिया जाता है। जीवन रक्षक घोल कौन कौन है, ORS घोल है। ORS का फुल फॉर्म क्या है, ORS का ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। अब क्या है, तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहते हैं, लाल दवा कहते हैं, ठीक। शुद्ध जल कैसा होता है, स्वादहीन होगा यानी टेस्टलेस होगा, गंधहीन होगा, स्मेललेस होगा, रंगहीन होगा, कलरलेस होगा, ठीक। क्या होगा, टेस्टलेस, स्मेललेस, कलरलेस, स्वादहीन, गंधहीन एवं रंगहीन होता है, ठीक। हमारे शरीर में 70% जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे, वनस्पत भोज्य पदार्थ जैसे खाद्यान्न हो गया, दाल हो गया, चाय हो गया, इन सारी चीज़ों को, अनाज हो गया, ठीक। हम लोग कब देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।